गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। खुशी विजय बेटा, सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, स्क्रीन पे आप सबको होमवर्क दिख रहा होगा। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख ले। सबसे पहला आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का, रिवाइज लेक्चर 8 ऑफ थर्मो, मतलब आज का लेक्चर। उसके बाद इलस्ट्रेशन सॉल्व करिएगा 51 तक, बिगिनर बॉक्स अप टू 8, एक्सरसाइज 1 अप टू 133। एक्सरसाइज 3 के कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम है। जो 9th वाला प्रॉब्लम है, इसमें एक इलेक्ट्रो का फॉर्मूला यूज होता है। अगर किसी को याद हो तो उसे करिएगा, नहीं याद हो तो रहने दीजिएगा, मैं इसे डिस्कशन में लूंगा, ठीक है। जो 9th वाला प्रॉब्लम है उसमें इलेक्ट्रो का एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल वाला। अगर किसी को याद है तो वो कर सकता है, नहीं तो स्किप कर सकता है, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी आप होमवर्क करें तो होमवर्क करते समय सीक्वेंस को जरूर मेंटेन रखें। जिस सीक्वेंस में आपको होमवर्क दिया गया है इसी सीक्वेंस में करें। सीक्वेंस बिगाड़ के होमवर्क नहीं करना है, आगे पीछे नहीं करना है। जब आप ये सारा होमवर्क कर लेंगे तो एक होमवर्क आपको हमने रिवीजन का दे रखा है, आयनिक इक्विलिब्रियम को रिवाइज करना है, केवल थ्योरी रिवाइज करना है फ्रॉम हैंडआउट, ठीक है। तो हैंडआउट से बच्चों आप सबको थ्योरी रिवाइज करना है, एक बार रिवीजन करना है। मुझे उम्मीद है आप सबको याद होगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के ड्राइव पे थर्मल फिजिक्स डल गया है, क्या कह रहे हो आर्यांश? आर्यांश बेटा, एक बच्चा कह रहा है सर थर्मोडायनेमिक्स के ड्राइव पे थर्मल फिजिक्स डल गया है, कुछ भी कह रहा है। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, है ना। हाँ, मतलब वही होता है ना कि कुछ बच्चे कुछ भी लिखते रहते हैं। वो कह रहा है सर थर्मोडायनेमिक्स की ड्राइव में थर्मल फिजिक्स डल गया है। ऑल राइट, तो चलिए शुरू कर रहे हैं हमारी हमारी आज की क्लास, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे। उसके सीक्वेंस में कुछ एक सवाल और है जो मैं कुछ देर में कराऊंगा, ठीक है। मतलब वहां पे जो सवाल है वो मैं कुछ देर में अभी आपको कराता हूं। उसके पहले हम लोग एक इंथैल्पी को और पढ़ लेते हैं बच्चों। जैसा कि आप सबको याद है, मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में मैं आपको 3 कंसेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले मैंने कहा जो डेल्टा एच है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एच के साथ। दूसरा कंसेप्ट मैंने आपसे कहा कि 3 जगह फॉर्मूले लगाएंगे, 3 जगह फॉर्मूले लगाएंगे और बाकी जगह दिमाग लगाएंगे। फॉर्मूले 3 जगह जहां जहां लगाएंगे उनमें सबसे पहला इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ चुका है। कल मैंने आपको बताया था, अगर किसी सवाल में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डाटा दिया है, राइट, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डाटा दिया है, किसका डाटा दिया है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डाटा क्या दिया है मैटर ये करता है, पूछा क्या है मैटर नहीं करता है, राइट। हम 3 जगह फॉर्मूला लगाएंगे। अगर डाटा फॉर्मेशन का दिया हो तो फॉर्मूला लगाना, अगर डाटा कंबशन का दिया हो तो फॉर्मूला लगाना, अगर डाटा बॉन्ड एनर्जी का दिया हो तो फॉर्मूला लगाना, नहीं तो दिमाग लगाना। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके आया हूं जिसका नाम है इंथैल्पी ऑफ कंबशन। सबसे पहले हम कंबशन के मतलब को समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ने, थर्मोकेमिस्ट्री ने कंबशन को कैसे डिफाइन किया, पहले ये समझते हैं। जब उसको समझ जाएंगे तो हम रिएक्शन लिखना सीख जाएंगे, और जब रिएक्शन लिखना सीख जाएंगे तो डेल्टा के कैलकुलेशन भी कर आएंगे। थर्मोकेमिस्ट्री कहता है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जब ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली बर्न होता है, उसे ही, उस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं हीट ऑफ कंबशन या इंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या मतलब? किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, लेट्स से हमने बात करी ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का कितना मोल लिया? 1 मोल। बच्चों एक चीज गौर करिएगा, कल जब हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो जिसे बना रहे थे वो 1 मोल होना चाहिए, आज जो जल रहा है वो 1 मोल होना चाहिए। मेरी बात को गौर करिएगा, कल जब हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो कल की क्लास में जिसे हम बना रहे थे उसका 1 मोल होना चाहिए था। आज किसी का कंबशन हो रहा है तो जिसका कंबशन हो रहा है वो 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल के लिए ही सारी डेफिनेशन डिफाइन है, बस फर्क इतना है कि 1 मोल किसका लेना है। कल फॉर्मेशन में जो फॉर्म हो रहा था उसका 1 मोल होना चाहिए, और आज कंबशन में जो कंबस्ट हो रहा है, जो बर्न हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका 1 मोल होना चाहिए। आखिर कंबशन का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स कहता है जब किसी भी 1 मोल का, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का ऑक्सीजन के सफिशिएंट सप्लाई के साथ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन
का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। और आप सभी को अगर याद है तो ठीक, नहीं तो जान लो, कार्बन का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है 4, क्योंकि कार्बन अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्बन है वो कंप्लीटली कंबस्ट हुआ। ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है जो कि बैलेंस, इस रिएक्शन में जो एनर्जी का चेंज होगा वही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। और क्योंकि इस रिएक्शन का एक स्पेशल सा नाम है कंबशन, तो हम कहेंगे साहब यही इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। मतलब कंबशन को लिखना है तो जिस सब्सटेंस को कंबस्ट करना है उसका एक मोल ले लो, उसे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर दो और उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा के प्रोडक्ट लिखो। मतलब ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है, क्या ये रिएक्शन है? हाँ ये रिएक्शन है। तो क्या इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइन होगा? बिल्कुल डिफाइन होगा। तो इसके लिए ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है और यही इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों आप सबके सामने दूसरी रिएक्शन लिखी है, डायमंड प्लस O2 से बना CO2। डायमंड का हमने O2 के साथ कंबशन करा दिया तो बन गया CO2। क्या ये रिएक्शन है? बिल्कुल रिएक्शन है। क्या इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा? बिल्कुल होगा। क्या यही इंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा? बिल्कुल होगा। ये किसका कंबशन है? सर ये डायमंड का कंबशन है और ऊपर वाला ग्रेफाइट का कंबशन है। गौर करिएगा, कल जब हम फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो जब हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो उसमें जो एलिमेंट है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए थे, लेकिन आज इंथैल्पी ऑफ कंबशन में स्टैंडर्ड स्टेट में हो कोई जरूरी नहीं है। ये वही वाली बात है, कंबस्ट तो कोई हो सकता है यार, ऑक्सीडाइज तो कोई हो सकता है यार। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये आवश्यक था, ये जरूरी था कि जिससे बना रहे हो उन एलिमेंट्स का अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना जरूरी है। लेकिन कंबशन में जिसे कंबस्ट कर रहे हो वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। मतलब आपके सामने जो पहली वाली रिएक्शन है ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है ग्रेफाइट का, ये जो दूसरी वाली रिएक्शन है ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है डायमंड का। मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे क्या पहली वाली रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? उन्होंने कहा हाँ। क्या पहली वाली रिएक्शन से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिलेगा? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या पहली वाली रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है? पहली वाली रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है? क्या पहली वाली रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है? और जवाब है हाँ। क्यों? अरे यार अगर हम CO2 का फॉर्मेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या कहती है? किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन लिखने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना जरूरी है। तो जब आप CO2 बनाओगे तो C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस से CO2 गैस ही तो बनाओगे। क्या ये फॉर्मेशन है? हाँ ये फॉर्मेशन भी है। क्या ये कंबशन है? हाँ ये कंबशन भी है। क्या ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? हाँ ये रिएक्शन भी है। मेरा अगला सवाल ध्यान से सुनना, ये जो पहली रिएक्शन बच्चों आपके सामने लिखी है ये किसके कंबशन को रिप्रेजेंट कर रही है? ये किस एलिमेंट का इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? ये जो पहली रिएक्शन है ये किसके कंबशन को रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो पहली रिएक्शन है ये किसके कंबशन को रिप्रेजेंट कर रही है? और जवाब है ग्रेफाइट। पहली रिएक्शन ग्रेफाइट की कंबशन है, लेकिन वहीं पे मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, ये पहली रिएक्शन किसके फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? फॉर्मेशन किसका है? ये किस सब्सटेंस के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? और जवाब है CO2। ये जो पहली रिएक्शन है ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी है, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी है, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है, क्योंकि जो कांस्टेंट एलिमेंट है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। हाँ ये ग्रेफाइट का कंबशन है, हाँ ये CO2 का फॉर्मेशन है। बच्चों मेरा अगला सवाल आप सबसे, ये जो दूसरी रिएक्शन आपके सामने लिखी है क्या ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? हाँ सर रिएक्शन है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है, बैलेंस है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है। क्या ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? हाँ ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। ये किसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? ये किसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? एंड द करेक्ट आंसर इज ये डायमंड का इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। बहुत बढ़िया। क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? और जवाब है ना। क्यों ना सर? क्योंकि CO2 के फॉर्मेशन के लिए उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, मतलब कि कार्बन डायमंड नहीं ग्रेफाइट होना चाहिए।
कंबशन तो है, लेकिन ये फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेशन नहीं है, और पहली वाली रिएक्शन फॉर्मेशन है। बच्चों, अगर आपको समझ में आया तो अगला सवाल आप सबके सामने मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट कर रही? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन? अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड when 1 mole of substance is completely burned in excess of oxygen। क्या ये रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट कर रही? बिल्कुल। जिसका कंबशन हो रहा, क्या उसका 1 मोल है? हाँ है। सीओ को जितना ऑक्सीजन चाहिए अपने मैक्सिमम स्टेट पे जाने के लिए, कार्बन यहां पे किसमें है? +2। कार्बन मैक्सिमम कहां जा सकता है? +4 में। क्या यहां पे कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ? क्या यहां पर कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ? जी हां, बिल्कुल हुआ। क्या कार्बन अपने मैक्सिमम ओएस पे है? जी हां, बिल्कुल है। क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन है? जी हां, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन है। मतलब ये एक रिएक्शन तो है ही सही। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी है। ये किसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? दिस इज द कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों, अगर आपको समझ में आया है तो अगले सवाल का जवाब आप सब दे रहे हैं। एक मिनट, अगले सवाल का जवाब आप सब दे रहे हैं। ये जो आपके सामने लिखा है, दिस इज द कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, नीचे लिख देता हूं मैं। दिस इज द कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये डेल्टा एच एफ रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर आप सब समझ गए हैं तो जो लास्ट में आपके सामने रिएक्शन लिखी है, जैसा पूछो वैसे बताना। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, मान लो यहां पे लिखा है ग्रेफाइट, ठीक है। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा पहला सवाल, क्या ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? एक एक करके, क्या ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, क्या ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? क्या ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? बिल्कुल, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। बहुत बढ़िया। अरे रिएक्शन तो है ना यार, रिएक्शन तो है तो कोई एनर्जी का चेंज तो हुआ होगा ना। हाँ ठीक है साहब, एक रिएक्शन तो है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, राइट। मेरा अगला सवाल बच्चों, मेरा अगला सवाल, क्या ये ग्रेफाइट का क्या ये ग्रेफाइट का कंबशन है? क्या ये ग्रेफाइट का कंबशन है? क्या ये कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन है? क्या ये डेल्टा एचसी है? क्या ये ग्रेफाइट का कंबशन है? और जवाब है ना। क्यों? कंबशन की डेफिनेशन कहती है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन यहां पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर पे है और यहां पे गया है +2 पे। 0 से +2 गया, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल ओएस कितना है? +4। मैक्सिमम पॉसिबल ओएस है +4, लेकिन गया है +2, यानी कि कंप्लीटली कंबस्ट नहीं हुआ है, यानी कि जितना इसको ऑक्सीजन चाहिए था उतना नहीं मिला है। और हमारी थर्मोकेमिस्ट्री में कंबशन की डेफिनेशन कहती है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड, और कंप्लीटली बर्न करने का मतलब है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। मतलब ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन तो नहीं है, राइट। मेरा अगला सवाल, अभी खत्म नहीं मेरी बात, मेरा अगला सवाल, क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है? क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है? क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है? बोलो बच्चों। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा हाँ सर, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। मेरा अगला सवाल है, ये किसके फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है? ये किसके फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है? क्या बात है, आप सब ने बिल्कुल सही कहा सर, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। मुझे ऐसा लग रहा है आप सब सीख गए हैं, क्योंकि आप सब ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। तो एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं। यहां लिखा था ग्रेफाइट, यहां लिख देता हूं मैं डायमंड, राइट। कार्बन डायमंड +12O2 से बना कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑब्वियसली आप जानते हो ये गैस है, गैस है मैं लिखता नहीं, बस जहां अपने को जरूरत होती है वही लिखते हैं फिजिकल स्टेट, राइट। मेरा पहला सवाल, सबको सही जवाब देना है, क्या ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? क्या ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? अरे वाह, आ गए। क्या ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? क्या ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? क्या ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? ना ना ना, क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन अपने मैक्सिमम ओएस पे नहीं है। क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? एंड द अगेन आंसर इज ना ना ना, क्योंकि कार्बन यहां अपने स्टैंडर्ड स्टेट पे नहीं है। कार्बन यहां अपने स्टैंडर्ड स्टेट पे नहीं है। बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में एक वहम बैठा होता है कि यूं ही जलना
ऑक्सीजन से रिएक्शन करना ऑक्सीडेशन होता है, कंबशन होता है, ऐसा नहीं है। जब हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन को डिफाइन कर रहे हैं तो आपको याद रहे, सिंपली रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज नॉट कंबशन। यूं ही ऑक्सीजन से रिएक्शन होना कंबशन नहीं होता है। कंबशन करने का मतलब होता है कि वहां पे जो सब्सटेंस कंबस्ट हो रहा है उसका 1 मोल होना चाहिए और वो कंप्लीटली बर्न यानी कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी हमारा हीट ऑफ कंबशन डिफाइन होता है, नहीं तो डिफाइन नहीं होता है। इज दिस क्लियर? तो बच्चों हमने अभी समझा इंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या है। यूं ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के पूछ ले क्या ये कंबशन है, नहीं, इट शुड बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, राइट? हाँ, हो सकता है कुछ बच्चे अभी ऐसे हों जिनको ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह नहीं याद हो, परेशान मत हो, अभी 3-4 एग्जांपल है वो याद रखो, जैसे आप रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन में पढ़ोगे सारे केसेस समझ जाओगे। इज दिस क्लियर? ऑलराइट। हुआ क्या बच्चों, हमने आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन बताई ठीक वैसे जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बताई, याद है? अब मान लेते हैं हमारे सामने एक रिएक्शन गिवन, राइट? अब ये जो रिएक्शन गिवन है ये रिएक्शन अपने आप में कुछ होगी, हो सकता है फॉर्मेशन हो सकता है कंबशन, नहीं तो फलाने ढकाना, नहीं तो कुछ, नहीं तो रिएक्शन तो होगी ना यार। और अगर रिएक्शन हुई है तो इसका अपना कुछ इंथैल्पी का चेंज होगा, इसका अपना कुछ हीट होगा, राइट? ये जो रिएक्शन है, मेरे शब्दों को सुनिएगा, ये जो रिएक्शन है मुझे इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, ओके? और किस्मत ऐसी है कि मुझे सभी रिएक्टेंट का और सभी प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ कंबशन का डाटा दिया है। मेरे साथ एक बार सभी लोग बोलेंगे, हमसे क्या पूछा है? सर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है। हमसे क्या पूछा है? बोलो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, प्लीज बोलना यार। हमसे क्या पूछा है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है। हमें क्या दिया है? इंथैल्पी ऑफ कंबशन का डाटा दिया है। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन का डाटा किसका दिया है? सर सभी रिएक्टेंट का, सभी प्रोडक्ट का, मतलब X प्लस O2 करके मान लो XO2 बना, उसका डाटा दे रखा है। Y प्लस O2 करके जो YO2 बनता है उसका डाटा दे रखा है, राइट? हमें सभी रिएक्टेंट का, सभी प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ कंबशन का डाटा दे रखा है और हमसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो बच्चों लगाना फॉर्मूला, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन में था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन में है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, राइट? मात्र एक फॉर्मूला है जिसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है और बाकी दोनों फॉर्मूले में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। तो कंफ्यूजन का सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको मैं 3 ही फॉर्मूले बताने वाला हूं, बाकी सब जगह हम दिमाग लगाने वाले हैं। रूल नंबर 1, डेल्टा H एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा H के साथ। रूल नंबर 2, 3 जगह फॉर्मूला लगाना, बाकी जगह दिमाग लगाना। सर वो 3 जगह कौन कौन से जहां फॉर्मूला लगाना? एक फॉर्मेशन में, एक कंबशन में। हाँ, डाटा दिया होना चाहिए फॉर्मेशन का। बच्चों को लगता है पूछा हो फॉर्मेशन तो लगाना फॉर्मेशन का फॉर्मूला, ना ना ना। बच्चों को लगता है पूछा हो कंबशन तो लगाना कंबशन का फॉर्मूला, ना ना ना। दिया हो डाटा फॉर्मेशन का तो लगाना फॉर्मेशन का फॉर्मूला, दिया हो डाटा कंबशन का तो लगाना कंबशन का फॉर्मूला। क्लियर? इसे मैं और क्लियर करके समझाता हूं बच्चों। ये जो हमारे सामने रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन का हमने इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकाला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके। जैसा कि आप सबको विदित है, जब कभी कंडीशन नहीं गिवन होती उसे ही हम डेल्टा H नॉट मान लेते हैं। फॉर्मेशन कभी एक्सो होता है तो कभी एंडो होता है, लेकिन जो कंबशन होता है वो हमेशा 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 एक्सोथर्मिक होता है। आप हमसे इक्विलिब्रियम में पूछा करते थे, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी रिएक्शन कब एंडोथर्मिक है, कौन सी रिएक्शन कब एक्सोथर्मिक है? वैसे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के सब पता चलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट यहाँ थर्मोकेमिस्ट्री मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया फॉर्मेशन कैसा होता है, उसी प्रकार से याद रखना है कोई भी कंबशन रिएक्शन होगी, कंबशन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। इज दिस क्लियर? कंबशन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। यहां पे एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू। देखो होता क्या है, जो फ्यूल होते हैं, है ना, फ्यूल को जब आप कंबस्ट करते हो तो फ्यूल भी क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट होता है और वहां से एनर्जी रिलीज होती है। अब मान लो आपके सामने केरोसिन है, पेट्रोल है, सो यू ऑल बेटर नो कि केरोसिन और पेट्रोल की जो फ्यूल एफिशिएंसी है दोनों की इक्वल नहीं है। मतलब उतने ही अमाउंट से, मान लो 1 लीटर आप केरोसिन ले लो और 1 लीटर आप पेट्रोल ले लो, तो 1 लीटर दोनों से आपको इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलने वाली। मतलब कोई फ्यूल ऐसा होता है जो ज्यादा एनर्जी देता है फॉर द सेम अमाउंट, और कोई फ्यूल ऐसा होता है जो कम एनर्जी देता है फॉर द सेम अमाउंट। फ्यूल की ताकत को मेजर करने के लिए फ्यूल की
फ्यूल वैल्यू को मेजर करने के लिए, फ्यूल एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया है जिसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये उसका कैलोरीफिक वैल्यू। हेलो, किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम। फॉर एग्जांपल, हमने आपके सामने ग्रेफाइट का कंबशन लिखा, तो सी ग्रेफाइट प्लस O2 से बना CO2, राइट। जब भी हम कंबशन लिख रहे हैं तो कार्बन कितने मोल है? 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या है? 12 ग्राम। बोलो हाँ या ना। पल भर के लिए मान लो ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है इसका डेल्टा H है -393 किलोजूल पर मोल, राइट। इस रिएक्शन का डेल्टा H है -393 किलोजूल पर मोल। ये कहने का मतलब क्या है? सर ये कहने का मतलब है कि जब कार्बन का 1 मोल कंप्लीटली कंबस्ट होगा तो उसमें से इतनी एनर्जी रिलीज होगी। सही बात है। तो अपन ये भी तो कह सकते हैं सर 1 मोल से इतना, तो ये भी तो कह सकते हैं 12 ग्राम से 393 एनर्जी रिलीज। बच्चों सुनिएगा, माइनस साइन हम यहां पे ये कहने के लिए लगाते हैं कि एनर्जी रिलीज हुई है। माइनस साइन का मतलब है मात्र ये सिग्निफिकेंस, मात्र ये लैंग्वेज की एनर्जी रिलीज हुई है। अगर कोई आपसे पूछे ऐसा कि बेटा 12 ग्राम से कितनी एनर्जी मिली, तो -393 नहीं बोलोगे। 12 ग्राम से कितनी एनर्जी मिली? 393। तो सर माइनस साइन क्यों लगा रहे? बताने के लिए एनर्जी रिलीज हुई, राइट। तो मिली कितनी है अपने को? 393। तो 12 ग्राम से कितनी एनर्जी मिली है? 393 किलो जूल। तो अब आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, 12 ग्राम से अगर हमें 393 मिली है तो 1 ग्राम से कितनी मिलेगी? बोलो 1 ग्राम से कितनी मिलेगी? बोलो 393 अपॉन 12 किलो जूल। हाँ या ना। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, यही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जनरली कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, तो कुछ नहीं करना, इंथैल्पी ऑफ कंबशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना, जैसे हमने यहां किया था 393 अपॉन 12। जो 12 है वो कार्बन का एटॉमिक वेट है कि नहीं? कोई फ्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। तो बच्चों याद ये रखना है कि कैलोरीफिक वैल्यू हमें फ्यूल के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, और फ्यूल की एफिशिएंसी बताने के लिए हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा एच कंबशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं। मान लो एक फ्यूल ए है और एक फ्यूल बी है, राइट। ए के 1 ग्राम से, ए के 1 ग्राम से हमें 100 किलो जूल एनर्जी मिलती है, और बी के 1 ग्राम से हमें 200 किलो जूल एनर्जी मिलती है। माय क्वेश्चन नंबर 1, क्या 100 किलो जूल और 200 किलो जूल ए और बी का कैलोरीफिक वैल्यू है? क्या 100 किलो जूल और 200 किलो जूल ए और बी का कैलोरीफिक वैल्यू है? एग्जैक्टली सर, 1 ग्राम की जो एनर्जी होती है वही तो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। 1 ग्राम की जो एनर्जी होती है रिलीज, वही तो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। मेरा अगला सवाल, ए और बी में अगर आपको कल को खरीदना पड़ा तो आप किसे खरीदोगे? ए को खरीदोगे कि बी को खरीदोगे? अगर आपको पैसे देके खरीदने पड़े और दोनों की कीमत बराबर है, लेट्स से, तो आप किसे खरीदोगे? सर बी को। बी को क्यों खरीदोगे? सर बी के कम अमाउंट से हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं सर कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो फ्यूल उतना अच्छा होगा, उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। बच्चों आपको याद रखना है कि किसी भी फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है वो कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करती है, और कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो फ्यूल उतना अच्छा होता है, उससे गाड़ी उतनी अच्छी चलती है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू ऐसे किसी फ्यूल की है तो वो है हाइड्रोजन की, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 150 किलो जूल पर ग्राम। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल कैलोरीफिक वैल्यू। इसीलिए कहते हैं कि अगर गाड़ी में एक बार हाइड्रोजन गैस भर दो तो वो न जाने कितने सालों तक चलती रहेगी। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन से वैसा सिस्टम बना पाए कि इंजन को चलाते रहे। लेकिन अगर हाइड्रोजन आ गया तो पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो चलती रहेगी, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये मैंने आपको एक फैक्ट बताया है, इसे याद रखना है। बच्चों सबसे पहले मैंने आपको कंबशन को डिफाइन करके बताया, कंबशन के बारे में कैसे रिएक्शन लिखते हैं उस पर बात करी, कैलोरीफिक वैल्यू पे बात करी। आइए कुछ करते हैं सवाल। आप सबके सामने है स्क्रीन पे पहला सवाल, फटाफट करेंगे आप, फटाफट। ये जो C6H12O6 है यही ग्लूकोज है, आप सब अच्छे से जानते हैं ग्लूकोज, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 फटाफट मुझे बताओ सवाल आपसे क्या पूछा है, कैसे निकालेंगे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करो बच्चों प्लीज, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करें प्लीज। सवाल हमसे पूछा कैलोरीफिक वैल्यू है। अरे कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है?
ऑलराइट, समय समाप्त। देखो बच्चों, आपसे पूछा कैलोरीफिक वैल्यू है, आप सभी जानते हैं कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब। मैं करने का तरीका नंबर 1 बता रहा हूं, सब लोग सुनिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है डेल्टा एच कंबशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो डेल्टा एच कंबशन कितना है? 2900। बच्चे मुझसे बोलते हैं सर यार वो माइनस है, आप माइनस साइन क्यों नहीं लगा रहे? बेटा माइनस साइन मात्र ये बताने के लिए है कि एनर्जी रिलीज हुई है यार। कोई मुझसे पूछे कितनी एनर्जी मिली तो क्या बोलोगे? माइनस। अरे माइनस एनर्जी कैसे मिलती है? मिली है तो मिली है, नहीं मिली तो जीरो। माइनस साइन महज ये बताने के लिए है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी फाउंड, एनर्जी ऑब्टेन्ड? 2900 किलो जूल। चाहे ऐसे याद रखो, चाहे वही रट्टा मारने की आदत है तो ऐसे याद रखो कि जब भी कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं उसमें डेल्टा कंबशन का मॉड रखते हैं, राइट? तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2900 अपॉन 180। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 16.1 के आसपास। कोई मुझे बता दे एग्जैक्टली कितना आ रहा है? 16.1 किलो जूल पर ग्राम। ऑलराइट, 16.1 किलो जूल पर ग्राम, राइट? चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। कैसे कर लो सुनना ध्यान से। ये C6H12O6 है क्या? हाँ, फील भी जरूरी है, उससे सवाल समझ में ज्यादा आता है। आप क्या कहोगे? इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन है 2900 किलो जूल पर मोल। मतलब ग्लूकोज के 1 मोल से एनर्जी मिलती है 2900 किलो जूल। इसका मतलब 180 ग्राम से एनर्जी मिलती है 2900 किलो जूल। इसका मतलब 1 ग्राम से एनर्जी मिलेगी 2900 अपॉन 180 किलो जूल, जो कि कितना आएगा? 16.1 किलो जूल पर ग्राम। बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू बहुत आसानी से अपन निकाल सकते हैं, बस याद होना चाहिए होता क्या है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। Which of the following chemical reaction defines the enthalpy of combustion correctly? इनमें से कौन सी रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ कंबशन को करेक्टली डिफाइन कर रही है? यहां पे फिजिकल स्टेट नहीं लिखा, सिंपल कार्बन लिखा है, तो जिसका भी लिखना हो उसका आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। Which of the following reaction defines enthalpy of combustion correctly? बहुत बढ़िया, पूरी क्लास ने सही आंसर दिया है। शायद मैं हमेशा क्लास में कहता हूं बच्चों से, एक दिन ऐसा आए जब क्लास के सभी बच्चों से सवाल बन जाए। लगता है वो दिन आ गया, आज सभी बच्चों से सवाल बन गया, आप सब छा गए यार। आज सभी बच्चों से सवाल बन गया एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है हाँ कि क्यों ऐसा है। जो पहली रिएक्शन है, एक बार सुन लो मेरे साथ ध्यान से बच्चों और बताते चलना। जो पहली रिएक्शन है, क्या वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? नहीं सर, इंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं। पर क्या वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? हाँ, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है, राइट? वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है। लेकिन मान लो ये रिएक्शन ऐसे लिखी होती, H2 प्लस हाफ O2 से बना H2O। मेरा आपसे सवाल है, क्या अब ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? क्या अब ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है? जी हां, ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन अब है। और ये किसका कंबशन है? ये हाइड्रोजन का कंबशन है। अरे हाइड्रोजन का मैक्सिमम पॉसिबल OH प्लस 1 होता है और हाइड्रोजन अपने मैक्सिमम पॉसिबल OH में है। हाइड्रोजन अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट में है, इससे ज्यादा हाइड्रोजन का पॉसिबल नहीं है। दिस इज द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का कंबशन है। हेलो, दूसरी रिएक्शन में भी 1 मोल नहीं है इसलिए नहीं है, तीसरी रिएक्शन में भी 1 मोल नहीं है इसलिए नहीं है। पहली रिएक्शन दूसरी तीसरी में 1 मोल अगर होता तो शायद हम कहते हैं हाँ ये कंबशन है। लेकिन जो चौथी रिएक्शन है इसमें कार्बन का 1 मोल है, सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। बच्चों अगला सवाल में सोचो हमें दिया क्या है। सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है। हमें दिया है फॉर्मेशन का डाटा। ये ना देखो हमसे पूछा क्या है, सोचो हमें दिया क्या है। हमें दिया है फॉर्मेशन का डाटा, तो फॉर्मूला लगेगा फॉर्मेशन वाला। बोलो बोलो बोलो, वरना बोलोगे सर हम कंफ्यूज हो गए। मेरे साथ बोलो, हमें दिया क्या है? और चाहे तो लिख लो कॉपी में, मैं यहां नहीं लिखूंगा। हमें दिया क्या है सर? फॉर्मेशन का डाटा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मेशन वाला। फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला। सर ये भी तो पता करना पड़ेगा हमसे पूछा क्या है। हाँ, जो पूछा है उसकी रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी बेटा। जो पूछा है उसकी रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी बेटा। अशरफ क्या बोल रहे हो आप बेटा? मैं समझा नहीं। आपसे सवाल पूछा है इंथैल्पी ऑफ कंबशन। सबसे पहले रिएक्शन लिखो कंबशन की। जिसका कंबशन बोला है उसका 1 मोल ले लो। किसका कंबशन है? C2H4 का। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? जी हां, बचपन से आपको पता है
किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन होता है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा CO2 और H2O होता है। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर H2O लिक्विड होगा कि गैस होगा? बेटा मैंने पहले आपको इसके बारे में TNT पॉइंट में बता दिया था कि H2O क्या होगा। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है यहाँ पे क्या होगा। कुछ ना लिखा हो तो H2O लिक्विड होगा, टेम्परेचर हाई हो तो H2O गैस होगा, टेम्परेचर लो हो तो H2O लिक्विड होगा। फिलहाल सवाल में टेम्परेचर की बात नहीं की है तो H2O लिक्विड होगा। हमने कंबशन की रिएक्शन लिख ली। सोचो हमसे क्या पूछा है? सर हमसे इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, और मजे की बात है रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर है। हेलो, खेल खत्म। सबसे पहले सोचो हमसे क्या पूछा है? सर इंथैल्पी ऑफ कंबशन। हमें क्या दिया है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मूला लगाए कि दिमाग? सर फॉर्मूला। फॉर्मेशन का डाटा दिया हो, फॉर्मूला। कंबशन का डाटा दिया हो, फॉर्मूला। फॉर्मेशन का डाटा दिया हो, फॉर्मूला। कंबशन का डाटा दिया हो, फॉर्मूला। किसका डाटा दिया है? फॉर्मेशन का। क्या लगाए? फॉर्मूला। लगाओ फॉर्मूला। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, वैल्यू को पुट करो, स्टोइकियोमेट्रिक से मल्टीप्लाई करो। भूलना नहीं, ऑक्सीजन का जो डेल्टा HF है और जो डेल्टा HF नॉट है वो 0 है। वास्तविकता में सवाल में नॉट होना चाहिए, वास्तविकता में आई एग्री, सवाल में नॉट होना चाहिए, राइट? तो आप ऐसा इमेजिन कर लो कि सवाल हमसे नॉट बोल रहा है तो O2 का जो नॉट है वो 0 लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन एग्जाम में ऐसे भी सवाल आए हैं जब नॉट नहीं लिखा था, लेकिन हमने ऑक्सीजन या किसी भी एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट में जो प्रेजेंट था उसके डेल्टा एचएफ को 0 माना। तो दिमाग में क्लियर करना है, जो भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है ना, जरूरत पड़े तो डेल्टा एचएफ को 0 मान लेंगे, जरूरत पड़े तो डेल्टा एचएफ नॉट को मान लेंगे। वैसे रूल है डेल्टा एचएफ नॉट 0 होता है। क्लियर? इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, सारी वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आपके सामने है -1412 किलोजूल पर मोल। यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, यही इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। हेलो, फॉर्मेशन का डाटा दिया हो तो फॉर्मूला लगाना, कंबशन का डाटा दिया हो तो फॉर्मूला लगाना, बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया हो तो फॉर्मूला लगाना, नहीं तो दिमाग लगाना, नहीं तो दिमाग लगाना। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ा होगा। ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। सोचो हमें क्या दिया है, हमसे क्या पूछा है। मैंने सवाल को मिक्स कर दिया। सोचो हमें क्या दिया है, हमसे क्या पूछा है, डाटा किसका दिया है। एक बार मुझे समझाने दो, सब लोग मेरे साथ करना। हमसे क्या पूछा है? हमसे सर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, तो फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख ले। हाँ लिख लेते हैं। जो पूछा है पहले उसकी रिएक्शन लिखो। कभी कभी सवाल में रिएक्शन गिवन होती है, जो पूछा है उसकी रिएक्शन हम लिख लेते हैं। तो जो पूछा है उसकी रिएक्शन यहां लिख रहा हूं मैं नीचे, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? फॉर्मेशन ऑफ C2H2। तो जिसका पूछा है C2H2 का फॉर्मेशन लिखे, कार्बन से और हाइड्रोजन से। कार्बन क्या होना चाहिए? ग्रेफाइट। हालांकि किसी भी रिएक्शन में ग्रेफाइट नहीं लिखा है, तो आपके दिमाग में क्लियर हो, अब आप ढूंढते नहीं बैठोगे से ग्रेफाइट नहीं लिखा है। सॉलिड लिखा है तो सॉलिड के फॉर्म में लेके चलना, ये सवाल करने की समझदारी होती है, राइट? कितने कार्बन है? 2 सर 2। कितने हाइड्रोजन है? 2 सर 1। ये रिएक्शन अपने को चाहिए, ये रिएक्शन अपने को चाहिए। हमें दिया क्या है? सर हमें कार्बन सॉलिड का इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, हमें हाइड्रोजन का इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, हमें C2H2 का इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है। अरे मजा आ गया। क्या हमसे पूछा फॉर्मेशन है, डाटा दिया कंबशन का है। सर आपको कैसे पता चला कंबशन है? 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, नहीं समझे? 1 मोल का कंबशन, 1 मोल का कंबशन, 1 मोल का। हमें डाटा किसका दिया है? ये पहचानना पड़ता है। जो बच्चा पहचान लिया वो फॉर्मूला लगाता है, और जो नहीं पहचान पाया दिमाग लगाता है। मैं दोनों तरीके बता रहा हूं। हमसे पूछा क्या है? फॉर्मेशन। हमें दिया क्या है? कंबशन। अच्छा, ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन ही तो है। अरे हाँ, ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन ही है। तो दिमाग लगा कि फॉर्मूला, सर फॉर्मूला। डाटा दिया हो फॉर्मेशन का, फॉर्मूला। डाटा दिया हो कंबशन का, फॉर्मूला। क्या हमें कंबशन का डाटा दिया है? साहब दिया है। फॉर्मूला लगा, लगाओ। अब आप सबको पता है कि हमें फॉर्मूला कैसे लगाना है। सुनो ना, C2H2 का डाटा कंबशन का दिया है, H2 का डाटा कंबशन का दिया है, कार्बन का डाटा कंबशन का दिया है। मैं निकाल रहा हूं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो कि फिलहाल है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 माइनस
इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। रेज योर हैंड, किसको समझ में नहीं आया मैंने क्या किया। जिन बच्चों ने हाथ में, उनसे पूछ रहा हूं मैं। अंशु पाठक, क्या आप सुन रहे थे मैं क्या कह रहा था? कुमार सत्यम, क्या आप सुन रहे थे मैं क्या कह रहा था? आशीष कुमार, क्या आप सुन रहे थे मैं क्या कह रहा था? क्या आप अपना सॉल्व करने में लगे थे? विशाल चौधरी, मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, सबसे पहले देखो हमें क्या डाटा गिवन है। सबसे पहले देखो हमें क्या डाटा गिवन है। हमें डाटा गिवन है कंबशन का। किसका कंबशन? कार्बन का। किसका कंबशन? हाइड्रोजन का। किसका कंबशन? C2H2 का। व्हाट इज गिवन? डाटा ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन। सभी लोग कॉपी में लिखे। सभी लोग कॉपी में अच्छा, मैंने प्रोडक्ट में रिजेक्टिंग कर दिया क्या? सॉरी 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 बेटा, अगर कंबशन का डाटा दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे जाएगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। कंबशन है तो रिएक्टेंट, अच्छा ये डाउट था आपको, ओके। कंबशन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ओके ओके। तो कार्बन दे रखा है, तो 2 इंटू कार्बन का डाटा प्लस हाइड्रोजन का माइनस C2H2। एक बार निकाल लो जरा। अच्छा ये बोल रहे थे, ऑल राइट। एक बार निकालो सब लोग आंसर। एक चीज और बतानी इस सवाल में, इस सवाल का सॉल्यूशन आप लोग कॉपी में लिखना, क्योंकि इसे मिटाऊंगा इसमें जगह है नहीं शायद। हाँ देखिए जरा, ऑल राइट। ये जो था इसे कहते हैं हम तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका है बच्चों, फिर से आ जाओ रूल में, फिर से आ जाओ रूल में। सुनना बेटा, सुनिएगा। ये तो पता नहीं चलता आप लिख रहे हो कि सुन रहे हो, सुनिएगा एक बार, ठीक है। मैंने कहा अगर फॉर्मेशन का डाटा दिया हो, अगर कंबशन का डाटा दिया हो, अगर बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया हो, अगर फॉर्मेशन का डाटा दिया हो, कंबशन का डाटा दिया हो, बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया हो, तो क्या लगाना? फॉर्मूला। नहीं तो क्या लगाना? दिमाग। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते कि जो डाटा दिया है वो है क्या, और वो लगाने लगते हैं दिमाग। वो कैसे लगाते हैं? कुछ ऐसे, वो सोचते हैं हमसे पूछा क्या है, वो सोचते हैं हमसे पूछा क्या है। सर हमसे पूछा है इस रिएक्शन का इंथैल्पी। जब फॉर्मूला ना लगा पाओ तो लगाओ दिमाग। ये कहने का मतलब है जो हमसे पूछा है, सोचो जो हमें दिया है से कैसे बनाएं। मतलब अब आपका काम होता है इन तीनों रिएक्शन की मदद से इस रिएक्शन को ऑब्टेन करना, फिर जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा एच के साथ। तो जो नहीं समझ पाते कि डाटा हमें किसका दिया है, वो ये करते हैं, और ऐसा करने के लिए इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 237 किलो जूल, 237 किलो जूल। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। फॉर्मूला लगा के कर लो चाहे ऐसे कर लो, बशर्ते फॉर्मेशन का डाटा दिया हो तो फॉर्मूला लगाना, फॉर्मेशन का डाटा दिया हो तो फॉर्मूला लगाना, कंबशन का डाटा दिया हो तो फॉर्मूला लगाना, बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया हो तो फॉर्मूला लगाना, और बाकी सब जगह दिमाग लगाना। राइट, देख लीजिए, मैंने आपको पहला वाला तरीका ही बताया, ये भी बताया। डाटा हो सकता है हाइपोथेटिकल हो, सारे डाटा रियलिस्टिक नहीं है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना बेटा, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, द करेक्ट आंसर इज प्लस 237 किलो जूल। वाह, सही है, ठीक है कुशल मंगल बेटा, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो प्लस का माइनस हो सकता है। राइट, बहुत बढ़िया। तो इस सवाल के माध्यम से मैंने आपको सिखाया कैसे करना है, दोनों तरीके से डिस्कस हो गए। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, फील करिएगा सवाल को, बहुत आसानी से बनेगा। आप मुझे अमाउंट बताओगे ग्राम में। आप सबको पता है क्या सुक्रोज क्या होता है? अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता सुक्रोज क्या होता है, आप सबको पता है क्या कि सुक्रोज क्या होता है? दिस इज नॉट ग्लूकोज, दिस इज नॉट फ्रुक्टोज, दिस इज सुक्रोज, दैट इज सुगर। एग्जैक्टली, C12H22O11। फटाफट, बहुत बढ़िया कुशल बेटा, वेरी गुड, स्वागत, वेल डन।
बिल्कुल ओरल सवाल है, चाहे तो आप सवाल में फॉर्मूला लगाओ चाहे फील करो। कैसे? जरूर मैम, सुनो जरा, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे, मैं सॉल्व कर रहा हूं। कुछ बच्चों ने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया उनका ध्यान चाहिए। इफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज इज दिस, ये सुक्रोज का हीट ऑफ कंबशन है। ये कहने का मतलब क्या है सर? ये कहने का मतलब ये है कि 1 मोल सुक्रोज जब कंबस्ट होता है तो एनर्जी जो ऑब्टेन होती है, एनर्जी हमें जो मिलती है वो मिलती है 1435 किलो कैलोरी। 1 मोल सुक्रोज से कितनी एनर्जी मिलती है? तो हम कह सकते हैं 1 मोल यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज? एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, पता बताओ, सॉल्व करो जरा, कितना होता है? सॉल्व करो सभी लोग, नहीं निकाल लोगे क्या? 12 × 12 + 21 + 11 × 16। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होना चाहिए 342 और आप सबको याद होना चाहिए। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं सर 342 ग्राम से हमें एनर्जी मिलती है 1435 किलो कैलोरी। वो जो बंदा है उसे दिन भर में 2870 किलो कैलोरी चाहिए। 342 ग्राम से 1435 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। मतलब आप ऐसा भी तो कह सकते हैं सर 1435 किलो कैलोरी तब मिलती है जब 342 ग्राम खर्च होता है। तो 1 किलो कैलोरी तब मिलेगी जब 342 अपॉन 1435 ग्राम सुक्रोज बर्न होगा। तो 2870 कब मिलेगा सर? 342 अपॉन 1435 इंटू 2870 ग्राम। सॉल्व करना बहुत आसान है, सॉल्व करते तो कितना आता है? 684 ग्राम ऑफ सुक्रोज। 684 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ओरल सवाल था, बस सवाल को फील करना था। बच्चा समझ ले कि कंबशन ऑफ सुक्रोज का मतलब क्या है। कंबशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस के 1 मोल को जलाया तो कितनी एनर्जी मिली। 1 मोल को जलाया तो कितनी एनर्जी मिली। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर आप दे रहे हैं बिना किसी हिंट के। सोचो हमसे क्या पूछा है, हमें क्या दिया है। सोचो हमसे क्या पूछा है और हमें क्या दिया है। डाटा मैंने इसमें चेंज किया, बहुत सिंपल है। 400 200 300 ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल डाटा है। मतलब अगर हम सवाल को रियलिस्टिक देखें तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर इतना नहीं होता, बट आपके कैलकुलेशन के लिए अपन ऐसा डाटा रखा है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है -285 किलोजूल पर मोल। यहां हाइपोथेटिकल डाटा है। सोचो हमसे क्या पूछा है, हमें क्या निकालना है। आधे बच्चे जल्दबाजी में सवाल को पूरा नहीं पढ़ते। पूरे 1 मिनट है आपके पास, तसल्ली से कर लो। जी हाँ अभिषेक बेटा। हमसे क्या पूछा है? कंबशन। रिएक्शन लिख लें कंबशन की। C6H5COOH सॉलिड प्लस O2। रिएक्शन होगी तो बनेगा CO2 प्लस H2O। बैलेंस करना पड़ेगा। सोचो हमें डाटा किसका गिवन है? सर हमें डाटा गिवन है फॉर्मेशन का। फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं? फॉर्मूला। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा HR बराबर समेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्वियसली O2 का कितना लेना है? 0। सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इससे आंसर आता है डेल्टा H का -2300। बट 2300 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 2300 इज नॉट द करेक्ट आंसर। हेलो, 2300 इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों? सवाल आपसे पूछा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बच्चों भूलना नहीं, डेल्टा E होता है, डेल्टा H नहीं होता।
हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई होता है, डेल्टा एच नहीं होता। हाँ, लगभग 2300 आप बोलते तो भी मैं सही मानता, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर दिया है 2300 दिया है, ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ, तो उन्होंने सवाल का सेकंड हिस्सा नहीं पढ़ा। तो बच्चों, हमने यहां पर इस सवाल को सॉल्व किया और फिर नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और यहां से डेल्टा ई कैलकुलेट करना, तो डेल्टा ई होगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, राइट। डेल्टा एच की वैल्यू है -2300, एन जी निकाल ले, यह 7, यह सॉलिड तो काउंट नहीं होगा, लिक्विड काउंट नहीं होगा। डेल्टा एन जी की जो वैल्यू आएगी 7 माइनस 15/2, मतलब कितना आएगा, -½ राइट। तो आप डेल्टा एन जी रखोगे तो +½ इंटू आर 8.314 इंटू टेम्परेचर है 300 केल्विन। देखो जरा, टेम्परेचर कितना दे रखा था, 300 केल्विन, राइट। तो टेम्परेचर रखोगे 300 केल्विन, ये दे रखा है अपने पास 2300 किलो जूल। अगर आप सारा डाटा देखें किलो जूल किलो जूल किलो जूल का है, तो यहां से जो आंसर आता है ये आता है किलो जूल में, तो इसी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में। जब सॉल्व होता है तो लगभग इतना आंसर आता है, इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर बैलेंसिंग कैसे की। बेटा बैलेंसिंग के लिए आप मुझे अलग से कॉल करना क्लास के बाद। दो बच्चों ने लिखा है सर बैलेंसिंग कैसे की, बेटा क्लास के बाद मुझे कॉल करिएगा, ठीक है, तब मैं बात करूंगा कैसे होगा इसमें। ओके, एक बार फिर से अपन सवाल को रिपीट करते हैं, कैसे सवाल को किया सभी लोग। बैलेंसिंग सही नहीं है क्या, एक बार चेक कर लो। बिल्कुल सही है यार, क्या करते हो आप लोग। यहाँ 6 कार्बन है और ये जो बगल लिखा है कार्बन नहीं है क्या, ये नाइट्रोजन लिखा है। किस बच्चे ने पूछा था, आदित्य राज, ये नाइट्रोजन लिखा है बगल में, बताओ जरा। हाँ ठीक है, मतलब चलिए एक बार फिर से अपन सवाल को रिपीट करते हैं। बच्चों सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, हमसे क्या पूछा है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। डाटा किसका दिया है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जिसका डाटा दिया है वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला 3 जगह लगाना है, एक फॉर्मेशन में, एक कंबशन में और एक बॉन्ड एनर्जी में। किसका डाटा दिया है, सर फॉर्मेशन का। फॉर्मूला लगाएं कि दिमाग लगाएं, सर फॉर्मूला। तो फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होगा सर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट। पहले रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन को लिखें, उसे बैलेंस करें, फिर फॉर्मूला लगाएं, वहां से डेल्टा एच कैलकुलेट करें। लेकिन सवाल आपसे डेल्टा एच नहीं डेल्टा ई पूछा है, राइट। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर क्या इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में आएगी। बेटा एग्जाम में इतनी आए नहीं आए की बात नहीं है, हम मान के चल रहे हैं आप 12th पास है, इतनी कैलकुलेशन तो आपसे बननी चाहिए। हो सकता है कैलकुलेशन कुछ नहीं आए, बट आप 12th पास तो है ना यार। ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। बिल्कुल कंसेप्चुअल सवाल है। इथेनॉल नहीं लिखा है, इथेनॉल लिखा है, याद रखना। इथेनॉल नहीं है, इथेनॉल है। बॉम्ब कैलोरीमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो वहां जो हीट प्रोड्यूस होता है वही क्यूवी होता है, वही डेल्टा ई होता है। एक्स ग्राम ऑफ इथेनॉल से एनर्जी वाई जूल प्रोड्यूस होता है। एक्स ग्राम ऑफ इथेनॉल से एनर्जी वाई ग्राम प्रोड्यूस होता है। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट सोच लो, 1 मोल का निकाल लो, 1 मोल का एनर्जी ही तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है। अभी मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट नंबर 1 डेल्टा ई, हिंट नंबर 2 एक्स ग्राम से वाई जूल प्रोड्यूस हुआ, तो 1 ग्राम से वाई बाई एक्स जूल प्रोड्यूस हुआ, तो मॉलिक्यूलर वेट इंटू वाई बाई एक्स जूल प्रोड्यूस हुआ। अरे आंसर ही बता दिया मैंने तो। ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पे है करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेल डन।
सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब जिस बच्चे ने दिया उसका नाम है कुशल मंगल। कुशल मंगल ने सवाल का जवाब सबसे पहले बिल्कुल सही दिया। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 सेम है। लगता है आज वो स्पेक्स पहनना भूल गया है। बेटा यहां डेल्टा ई लिखा है या डेल्टा एच लिखा है? होता है। ऑल राइट, आप सबके सामने फिर एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? 156 बार बताया मैंने। सर आपने 156 बार कब बताया? 156 बार बताया कि जो कंबशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। ऑल राइट सर, पर आप तो सर ऐसे कर रहे थे, एक्स ग्राम से मिला वाई जूल। बेटा ये जो मिला है उसको मैथ में माइनस बोलते हैं। सर हम तो बचपन में पढ़ते थे माइनस का मतलब चला गया है। ऑल राइट, अरे कंबशन है ना यार, तो आंसर तो माइनस में देंगे ना। ठीक है, तो वो मैं बोला था ना एनर्जी प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस है तो इसलिए माइनस साइन है यार, एनर्जी रिलीज हो रही है। ऑल राइट, आप सबके सामने है नेक्स्ट कंसेप्ट, आपका ध्यान चाहिए। ठीक है बच्चों, हमने फिर से सुनो 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 अभी यार, फिर सुनोगे नहीं आप। ऑल राइट, आपने सबसे पहले बात करी फॉर्मेशन की, आपको रिएक्शन लिखना ही तो सिखाया। फिर अपन ने बात करी कंबशन की, रिएक्शन लिखना ही तो सिखाया। फॉर्मेशन भी डिफाइन है एक मोल के लिए, कंबशन भी डिफाइन है एक मोल के लिए। जो फॉर्मेशन होता है कभी एक्सो तो कभी एंडो होता है, अक्सर एक्सो ही होता है, वो एंडो के 3-4 केस थे बस। जो कंबशन है वो तो हमेशा ही एक्सो होता है, अपने लिए तो हमेशा ही एक्सो होता है। राइट, नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लिसन केयरफुली, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है आप सबको पता है वो एसिड बेस की रिएक्शन होती है, लेकिन थर्मो ने कैसे डिफाइन किया? लिसन केयरफुली, थर्मो कहता है जब एक मोल H प्लस, हेलो, एक मोल H प्लस एक मोल OH माइनस आयन से रिएक्शन करता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सर क्या ये भी फॉर्मेशन है? जी हां, ये भी वाटर का फॉर्मेशन है। मतलब सवाल आपसे पूछ सकता है, कंसेप्ट नंबर 1, H2O की हमने फॉर्मेशन रिएक्शन लिखी, H2 plus O2 half O2 gas, whether this represent enthalpy of formation? Yes, this represent enthalpy of formation. Whether this represent enthalpy of formation? Yes, this also represent enthalpy of formation. पानी के लिए, क्योंकि पानी ऐसे बनता है। थर्मोकेमिस्ट्री कहता है, थर्मोडायनेमिक्स कहता है, जब जब एक मोल H प्लस एक मोल OH माइनस आयन से रिएक्शन करता है तब तब वाटर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो वाटर का फॉर्मेशन होता है इसी में एनर्जी रिलीज होती है, इसी की जो हीट है, इसी की जो एनर्जी है वही डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है, वही डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है। लिसन केयरफुली, एक मोल H प्लस एक मोल OH माइनस आयन से जब जब रिएक्शन करेगा तब तब पानी बनेगा, और एज पर आर्रेनियस कंसेप्ट पानी का बनना मतलब न्यूट्रल का बनना होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि H प्लस और OH माइनस आयन खत्म होकर वाटर बनना, न्यूट्रल बनना। तो इसीलिए इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपको एक शानदार बात बताता हूं मैं, आपको मजा आएगा। जब जब एक मोल H प्लस एक मोल OH माइनस आयन से रिएक्शन करता है, जब जब एक मोल, ना तो थोड़ा कम ना तो थोड़ा ज्यादा, जब जब एक मोल H प्लस एक मोल OH माइनस आयन से रिएक्शन करता है एनर्जी रिलीज होती है, और हमेशा रिलीज होती है -57.2 किलो जूल। 57.2 किलो जूल एनर्जी पक्का रिलीज होगी, रिलीज है तो माइनस साइन, जब एक मोल H प्लस एक मोल OH माइनस आयन की रिएक्शन होगी। पर वही वाली बात है कि जो H प्लस होता है वो हमें एसिड में मिलता है, जो OH माइनस आयन होता है वो हमें बेस में मिलता है। तो ये इसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी, इसे हमने एसिड बेस में कन्वर्ट किया, राइट। और कन्वर्ट कैसे किया, पहले एक आपसे मैं सवाल पूछता हूं। एक मोल H2SO4 में, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक मोल H2SO4 में कितने मोल H प्लस आयन है? एक मोल H2SO4 में कितने मोल H प्लस आयन है? वेरी गुड, 2 मोल। मेरा अगला सवाल, 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 में कितने मोल H प्लस है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितने मोल H प्लस है? एग्जैक्टली अभी कितने मोल है? 1 मोल।
किसी भी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लो, किसी भी बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लो, उसमें H+1 ही होंगे, उसमें OH-1 ही होंगे। एसिड है तो H+1 मोल, बेस है तो OH-1 मोल, राइट? क्योंकि एसिड हमें H+ में मिलता है, बेस हमें OH- में मिलता है, तो जो न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन थी, जब उसे हमने एसिड और बेस में किया, तो कैसे कन्वर्ट किया? द हीट इवॉल्व्ड व्हेन one equivalent of an acid completely neutralized by one equivalent of a base in dilute solution is called heat of neutralization. सर, अभी तो आप हमें H+ और OH बता रहे थे। H+ और OH- में इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है, लेकिन H+ हमें कहां मिलता है? एसिड में। OH- हमें कहां मिलता है? बेस में। तो हमें वही वाली डेफिनेशन कहना है, मतलब H+ कितना होना चाहिए? 1 मोल। OH- कितना होना चाहिए? 1 मोल। लेकिन मान लो एसिड का भी H2SO4 है, तब तो उसका 1 मोल लोगे तो H+ कितने मिल जाएंगे? 2 मोल। तो हम जब जब एसिड ले, उसमें 1 मोल H+ ही मिले, 1 मोल OH- ही मिले, तो अपन ने कहा कि प्लीज कंसीडर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड, क्योंकि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो H+ का 1 मोल है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस है तो OH- का 1 मोल है। तो जब एसिड और बेस में डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन हमारी ग्राम इक्विवेलेंट में बन जाती है। इन जनरल जब H+ और OH- बात करते हैं तो डेफिनेशन 1 मोल में रहती है। मतलब चाहे फॉर्मेशन हो, डिफाइन है 1 मोल की, चाहे कंबशन हो, डिफाइन है 1 मोल की, चाहे न्यूट्रलाइजेशन हो, डिफाइन है 1 मोल के लिए। वो तो जब हम एसिड और बेस में आते हैं तो उसे कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, राइट? जब जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइज होगा, एनर्जी रिलीज होगी, गारंटी है 57.2 किलो जूल या 13.7 किलो कैलोरी भी रिलीज होगी। इसे आप याद कर लें। क्या? 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि 57.2 या 13.7, 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि 57.2 या 13.7 एनर्जी रिलीज होगी। ये किलो जूल में है और ये किलो कैलोरी में है। तो कॉमन सेंस से समझते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हुई तो बना सॉल्ट प्लस वाटर, और जो वाटर बनता है इसी की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और 1 ग्राम स्ट्रॉन्ग एसिड 1 ग्राम स्ट्रॉन्ग बेस के वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी होती है। अच्छा सर, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 13.7, कोई एक नंबर लेके चलते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 13.7, मैंने कहा तो सर 2 ग्राम इक्विवेलेंट से 2 इंटू 13.7, सर 3 ग्राम इक्विवेलेंट से 3 इंटू 13.7, 4 ग्राम इक्विवेलेंट से 4 इंटू 13.7, 5 ग्राम इक्विवेलेंट से 5 इंटू 13.7। अब तो हमें क्या करना है, मैं जब भी आपको दूंगा एसिड, जब भी दूंगा आपको बेस, आपको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट। बशर्ते वो एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितने ग्राम इक्विवेलेंट, यहां लिख देता हूं, जितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन करेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 13.7 किलो कैलोरी रिलीज होगी। किलो कैलोरी में 13.7 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर आपको किलो जूल में चाहिए तो आप सब समझदार हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 52.7 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट? तो अपने को याद रखना है कि जब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होगी तब तब एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से इतनी ही रिलीज होगी, ये फिक्स है। अब सवाल ये आता है कि सर जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो नहीं होता। हाँ, सही बात है। न्यूट्रलाइजेशन कभी वीक एसिड और वीक बेस का भी हो सकता है, सही बात है। सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो 13.7 किलो कैलोरी रिलीज होगी, 57.2 किलो जूल रिलीज होगा। सर अगर वीक एसिड है तो क्या होगा? तब उससे कम होगा। किससे कम होगा? जितना स्ट्रॉन्ग से होना चाहिए उससे कम होगा। मतलब अगर मान लीजिए हमने रिएक्शन कराई होती किसी वीक एसिड के साथ या किसी वीक बेस के साथ, या दोनों ही वीक होते, तो गारंटी है जो एनर्जी रिलीज है वो 13.7 किलो कैलोरी से कम होगी, 57.2 किलो जूल से कम होगी। पल भर के लिए ऐसा इमेजिन करो कि एक वीक एसिड है, उसकी रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग बेस से, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है माइनस, लेट्स से -40 किलो जूल, राइट? कितनी रिलीज हुई? -40 किलो जूल। क्या इससे कम होनी चाहिए थी? हाँ, कम होनी चाहिए थी। सर कम क्यों होती है? एक्चुअल में ऐसा समझो बेटा आप कि मान लो आपने एसिड लिया HCl जो कि वीक एसिड है, और आपने एसिड लिया HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो होता क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है अगर 1 मोल ले रहे हो तो उससे 1 मोल H+ पूरे मिलते हैं, लेकिन जो वीक एसिड है
उससे पूरे हमें 1 मोल H प्लस नहीं मिलते क्योंकि वो वीक है। तो क्योंकि उससे पूरे H प्लस नहीं मिलते हैं, तो रिएक्शन जितने H प्लस आए उससे मिलेगी, तो एनर्जी जितने रिएक्शन हुई उससे रिलीज होगी। भाई 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस आयन से रिएक्शन करता है, तब कहीं जाके 13.7 किलो कैलोरी रिलीज होती है। अगर आधा मोल H प्लस होता, आधा मोल OH माइनस आयन होता, तो एनर्जी भी तो आधी होती। H प्लस कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि जो वीक एसिड होते हैं उनमें डिसोसिएशन पूरा नहीं होता है, इसीलिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कम होती है। इसे हम ऐसे भी समझते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं, क्या सर, जो वीक एसिड है क्योंकि वो पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो अपन ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सर रिलीज होनी चाहिए थी 57.2 पर रिलीज हुई है 40, यानी कि डिफरेंस है 17 का, लगभग 17 का। जो ये 17 का डिफरेंस है, राइट, जो ये 17 का डिफरेंस है सर, ये खर्च हो गई उसे आयोनाइज करने में। होता क्या है, कोई भी वीक एसिड है या कोई भी वीक बेस है, वो वीक है तो उनको आयोनाइज करने में एनर्जी खर्च होती है। दो तरीके से इसे आप फील कर सकते हो। कैसे? वो पूरा टूटा ही नहीं, जब पूरा टूटा ही नहीं तो एनर्जी पूरी आई ही नहीं। या ऐसे समझो, पूरा तो टूटा पर पूरा टूटने में एनर्जी खर्च करनी पड़ी। एक्सियल डिसोसिएट नहीं हो रहा था क्योंकि इसका अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है, लेकिन जब एनर्जी दोगे तब तो टूटेगा ना। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसमें से कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गई उसे तोड़ने में। इसीलिए कहा जाता है जब कभी कोई वीक एसिड या वीक बेस से रिएक्शन होती है तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कम होती है, क्योंकि एनर्जी का कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है उसे आयनाइज करने में, उसे डिसोसिएट करने में। आप तो एक रूल बना के चलो यार, क्या, जब जब वीक एसिड की रिएक्शन होगी, राइट, जब जब वीक एसिड की रिएक्शन होगी, आप तो एक रूल बना के चलो, जब जब वीक एसिड या वीक बेस की रिएक्शन होगी तो दिमाग में सेट करो कि जो एनर्जी रिलीज है वो 57.2 या 13.7 से लेस होगा। जितना कम होगा वही डेल्टा एच आयनाइजेशन है, वही डेल्टा एच डिसोसिएशन है। क्या मतलब? मान लो पल भर के लिए मैंने कहा वीक एसिड की रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग बेस से और एनर्जी रिलीज होती है 40 किलो जूल। मुझे पता है कि अगर वीक एसिड है तो एनर्जी 57.2 से कम होगी। यहां कितनी रिलीज हुई? 40। कितनी होनी चाहिए थी अगर स्ट्रॉन्ग होता? तो 57.2। डिफरेंस कितने का है? व्हाट इज द डिफरेंस? हमेशा डिफरेंस सोचो, डिफरेंस कितने का है सर? डिफरेंस है 57.2 माइनस 40। मतलब कितने का डिफरेंस आया? जब आप ये जो डिफरेंस निकालोगे, दिस टोटल डिफरेंस दैट इज 17.2, आप कहोगे यही उसका डेल्टा एच आयनाइजेशन है, यही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। मतलब रूल क्या बनेगा जरा सुनो ध्यान से। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो 57.2 किलो जूल या 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगा। कोई भी एक वीक होगा तो उससे कम होगा, कोई भी एक वीक होगा तो उससे कम होगा। जितने का डिफरेंस होगा उतना ही डेल्टा एच आयनाइजेशन होगा, उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी होगा। हेलो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस जब रिएक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे तो 57.2 करेंगे, वीक होंगे तो कम करेंगे। जितने का डिफरेंस होगा वही डेल्टा एच आयनाइजेशन होगा। आसान है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ, कैसा हुआ, कि हमारे पास एक वीक एसिड है HF, जब इसकी रिएक्शन होती है तो आप जान के हैरान हो जाओगे, एनर्जी रिलीज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कितनी होती है? 13.7, लेकिन यहां पे कितनी हो रही? 16.7। सर आपने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की मैक्सिमम है 13.7। सर अगर वीक है 30% से कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए, और कम होता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही ये रिएक्शन होती है तो H प्लस और OH माइनस तो पानी बना लेते हैं, सॉल्यूशन के अंदर बच जाता है F माइनस आयन। और आप सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, आयन जितना छोटा होता है उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा होता है। F माइनस आयन, क्योंकि ये बहुत छोटा आयन है, छोटा आयन होने की वजह से यहां पे हाइड्रेशन मैक्सिमम होता है, और इसी मैक्सिमम हाइड्रेशन की वजह से एनर्जी और रिलीज होती है, राइट। F माइनस विच इज अ वेरी 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 स्मॉल आयन, इतना स्मॉल होता है कि यहां पे हाइड्रेशन होता है और हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज होती है। मतलब 13.7 से तो कम होता, लेकिन क्योंकि हाइड्रेशन होने से एनर्जी रिलीज हो गई
तो जो टोटल एनर्जी हमें मिलती है वो 13.7 से ज्यादा मिलती है और वो मिलती है 16.7 किलो कैलोरी। मतलब रूल नंबर 1, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 13.7, कोई होगा एक वीक 13.7 से कम, जितने का डिफरेंस होगा उतना ही डेल्टा एच रेशन होगा। रूल नंबर 3, जो HF होता है क्योंकि उसमें आयन का हाइड्रेशन होता है तो हाइड्रेशन होने से एनर्जी और रिलीज होती है, इसी वजह से एनर्जी 30.7 से ज्यादा होती है। क्लियर? इसीलिए एनर्जी 30.7 से ज्यादा होती है। इसी चीज को हम कुछ एक न्यूमेरिकल की मदद से समझते हैं, राइट? तो अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूट्रलाइजेशन में आपको क्या याद रखना है तो उसे हम कंक्लूजन में सम अप करते हैं। सम अप नंबर 1, जब जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन होगा तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा दैट इज डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। बोलो एक बार कितना होगा बच्चों? -13.7 किलो कैलोरी होगा। किलो जूल में कितना होगा? -57.2 किलो जूल। पर मोल होगा कि पर इक्विवेलेंट? सर पर इक्विवेलेंट बोलना ज्यादा सही है। अगर H प्लस और OH माइनस आयन बोले तो पर मोल बोल दो, पर जब एसिड और बेस बोलो तो क्या बोलना है? पर इक्विवेलेंट, राइट? तो एक इक्विवेलेंट में इतना, तो 2 में, 3 में, 4 में, 5 में मल्टीप्लाई अपन कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर कभी वीक एसिड की रिएक्शन होती है तो जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है वो लेस देन 13.7 होगा, राइट? वो 13.7 से लेस होगा और जितने का डिफरेंस होगा, डिफरेंस, वही डेल्टा एच आयनाइजेशन होगा। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस फील करना है। जितने का डिफरेंस होगा वही डेल्टा एच आयनाइजेशन होगा। रूल नंबर 3, जो HF का केस है उसमें जो एनर्जी रिलीज है उसमें जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है वो है -16.7 किलो कैलोरी। इज दिस क्लियर? आइए इसे हम कुछ एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पे है पहला सवाल, फटाफट करेंगे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 0.3 मोल ऑफ HCl इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ NaOH। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे पहले क्या सोचोगे बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट। सबसे पहले क्या सोचोगे? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। मुझे उम्मीद है आप सबको ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले याद होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हेलो, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। 1 मोल 0.3 मोल। तो एसिड के कितने ग्राम इक्विवेलेंट आ गए? 0.3। बेस के कितने ग्राम इक्विवेलेंट आ गए? सर 1। एसिड कितने हैं? 0.3। बेस कितना है? 1। रिएक्शन कितने की होगी? सर रिएक्शन में जाएगा 0.3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो एनर्जी किसके हिसाब से रिलीज होगी? सर 0.3 के हिसाब से। तो एनर्जी रिलीज्ड, ऑब्वियसली मैंने रिलीज्ड बोल दिया है तो माइनस साइन लगाए कि नहीं लगाए? नहीं लगाते हैं। मैं एनर्जी लिखता बस तो माइनस साइन लगाते हैं। एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू 0.3 इंटू 13.7 किलो कैलोरी। हेलो, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बताओ किलो कैलोरी में कितना आ रहा है बच्चों? कोई बताएगा? 4.11। 4.11 कितना आ रहा है? कोई बताएगा? किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी में बताओ जरा। व्हाट इज द वैल्यू इन किलो कैलोरी? ऑलराइट, तो एनर्जी रिलीज इज 4.11 किलो कैलोरी। इज दिस सिंपल? अगर ये समझ में आया तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। चलेगा यार, 4 आप बोल दो, 4.1 बोल दो, ठीक है चलेगा। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन किलो जूल। तो इस बार किस में निकालना है? किलो जूल में। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? हाँ ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले क्या निकाल लें? ग्राम इक्विवेलेंट। सबसे पहले कैलकुलेट करो ग्राम इक्विवेलेंट। तो एक तरफ लिख लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एक तरफ लिख लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? डाटा कौन सा दिया है? सर मोलैरिटी का। तो फॉर्मूला लगाते हैं मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। यहां पे क्या लिखे? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी दे रखी है 0.1, एन फैक्टर 4 का 2, वॉल्यूम दे रखा है मिलीलीटर में। वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो अपन निकाल लेते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट। मिलीलीटर में है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट, लीटर में है तो ग्राम इक्विवेलेंट। यहां भी लिख लेते हैं 0.1 इंटू 1 इंटू 100 मिलीलीटर। तो क्या बन जाएगा? मिलीग्राम इक्विवेलेंट। बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। सॉल्व करें कितना आएगा? 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट।
रिएक्शन कितने की होगी बताओ सर? रिएक्शन होगी 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट की। तो एनर्जी किससे रिलीज होगी सर? 10 से। जितने की रिएक्शन होगी उतने से तो एनर्जी रिलीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो एनर्जी इज इक्वल टू 10 मिली, मिली का मतलब है 10 की पावर -3 इंटू 57.2 किलो जूल है, तो इंटू 10 की पावर 3 जूल। इज दिस क्लियर? क्योंकि मैंने एनर्जी बोला है तो पहले माइनस साइन भी लगा देते हैं, एनर्जी रिलीज बोलता तो माइनस साइन नहीं लगाते। बच्चों इसे आप सॉल्व करेंगे, आप सबके सामने आंसर दिख रहा है। व्हाट इज द वैल्यू? -573 जूल इज द करेक्ट आंसर। -573 72 मैं 57.3 लिखता हूं, लेकिन यहां स्लाइड में 57.2 लिखा है एक्चुअली, तो आप लोग लिख सकते हो 572 चलता है। एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर किससे पूछा है? ओके, किलोजूल में पूछा है क्या? तो आंसर आपसे पूछा है किलोजूल में, तो इसे आप 10 की पावर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आंसर विल बी किलोजूल में 0.57। ऑल राइट बेटा, बहुत बढ़िया। सो इन किलोजूल इट विल बी -0.572 किलोजूल। कितने लोगों से सवाल बन गया था? रेज योर हैंड। कितने लोगों से सवाल बन गया था? रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर अरे वाह यार, सबसे बन गया था ऐसा लग रहा है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, फटाफट करेंगे। स्क्रीन पर है अगला सवाल। फॉर्मूला ऑर्मूला नहीं लगाना, क्या सोचना है? डिफरेंस। HNO2 एक वीक एसिड, आपको नहीं पता तो डाटा देखो ना यार। पर इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? 57.2, पर है कितना? 43.2। होना कितना चाहिए था? 57.2, है कितना? 43.2। मतलब क्या है? वीक। आपने क्या निकालना है? इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन की इंथैल्पी निकालना है, डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो। यहां सॉल्यूशन दे रखा है, ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना, डोंट अप्लाई दिस यार प्लीज। जैसे मैंने आपको फील कराया वैसे करो। क्या डिफरेंस देखो, क्या देखोगे? डिफरेंस, राइट। होना कितना चाहिए? 57.2, है कितना? 43.2। कितने का अंतर है? 14 का। तो व्हाट इज द डेल्टा एच आयनाइजेशन? 14। बस, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, इसमें आप पक्का गलती करेंगे। चलिए, समय समाप्त। मैं सॉल्व कर रहा हूं, चलो मेरे साथ देखो। H2CO3 है, H2CO3 है, मतलब इससे दो दो हाइड्रोजन आएंगे। कॉमन सेंस लगाओ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट से एनर्जी रिलीज होती है 57.2 किलो जूल। यहां पे इससे दो हाइड्रोजन आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। हमसे सवाल कह रहा है कि H2CO3 की रिएक्शन हुई NaOH के साथ और डाटा है 101। अपने को पता है कि यार 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 57.2 होता है, वीक है तो कम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग है मान लो तो 57.2 है। मात्र HF का केस है जहां हाइड्रेशन हुआ या और कोई हाइड्रेशन हुआ तो 2 3 4 ज्यादा होगा, ये 100 कैसे हो गया? जैसे ही इतनी बड़ी वैल्यू आए समझ जाओ अच्छा मतलब ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहा है। या यहां देखो क्या लिखा हुआ है? मोल। क्या लिखा हुआ है? मोल। मतलब जब आप H2CO3 का 1 मोल लोगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। H2CO3 का 1 मोल लोगे तो 1 मोल से 2 मोल ऑफ H प्लस आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली जो रिएक्शन हो रही है वो 2 मोल H प्लस और 2 मोल OH माइनस की है। अपने को पता है कि 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस से एनर्जी आनी चाहिए 57.2। तो 2 मोल H प्लस 2 मोल OH माइनस से एनर्जी कितनी आनी चाहिए? 2 इंटू 57.2। कितनी आनी चाहिए? 2 इंटू 57.2, मतलब कितना हो गया ये? 114.4। हेलो, इतनी आनी चाहिए।
इतनी आई है, इतनी आनी चाहिए, इतनी आई है। बोलो कितने का डिफरेंस है? सर डिफरेंस है 114.4 माइनस 101.4, ये डिफरेंस है। कितनी आनी चाहिए? इतनी। कितनी आई है? इतनी। मतलब क्या वीक है? हाँ है। मतलब इंथैल्पी ऑफ आयन सवाल बनता है? बनता है। तो लो निकाल लेते हैं इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। जब आप माइनस करेंगे बच्चों तो दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आता है 13 किलोजूल पर मोल। सो व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन? 13 किलोजूल पर मोल। आपको ये फॉर्मूला देखने में आसान लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आधे बच्चे यहां साइन रखने में गलती करते हैं और कभी फील नहीं आता। इसीलिए मैंने इसको आपको फॉर्मूले से नहीं बताया, मैंने ऐसे सिखाया। जैसे सिखाया वैसे ही करिएगा। इज दिस क्लियर? बहुत सिंपल। तो अपने को बस यही सोचना है कि कितने मोल की रिएक्शन हुई और उसके हिसाब से डिफरेंस निकाल के बता देंगे। आप सबके सामने है नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन का मतलब समझते हैं, राइट? ये कहता है जब कभी एक, फिर से एक मोल, फॉर्मेशन भी एक मोल, कंबस्शन भी एक मोल, न्यूट्रलाइजेशन भी एक मोल। हाँ एसिड बेस था तो बोल दिया किरान इक्विवेलेंट, कहीं ना कहीं था तो एक मोल ना। ये भी किस में डिफाइन है? एक मोल। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन का मतलब समझते होता क्या है? जब एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड का मतलब है जिसमें डबल बॉन्ड हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, जब एक मोल अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके सैचुरेटेड कंपाउंड में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वही होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब C2H2 जो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हमने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई हाइड्रोजनेशन, ये कन्वर्ट हो गया C2H6, दैट इज कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वही इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है और वही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्लियर? हाँ, कंडीशन है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एक मोल होना चाहिए। कंडीशन है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, किसका बच्चों? अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एक मोल होना चाहिए और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होना चाहिए। जैसे वहां कंप्लीट कंबशन था, यहां कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, मतलब एक भी डबल बॉन्ड खाली ना बचे, एक भी ट्रिपल बॉन्ड खाली ना बचे। मतलब C2H2 की हमने एक मोल हाइड्रोजन रिएक्शन कराई तो बना C2H4। C2H4 का मतलब क्या है? दो कार्बन, चार हाइड्रोजन, बीच में डबल बॉन्ड। क्या अभी भी अनसैचुरेटेड है? हाँ अभी भी अनसैचुरेटेड है। जब अभी भी अनसैचुरेटेड है तो क्या यहां पे जो एनर्जी का चेंज होगा वो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा? वो नहीं होगा। पर क्या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा? हाँ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो होगा। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो होगा, कोई ना कोई रिएक्शन तो है, बट वो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं है। देयर विल बी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बट इट कैन नॉट बी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इक्वल नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से बताओ, क्या ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये थर्ड रिएक्शन डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सारी बातों की एक बात, सारी की सारी डेफिनेशन डिफाइन है किसके लिए? वन मोल के लिए। बस रिएक्शन लिखना आना चाहिए। थर्मोकेमिस्ट्री बहुत आसान है, तीन जगह फॉर्मूले लगाने हैं, बाकी जगह दिमाग लगाना है। डाटा दिया हो फॉर्मेशन का, डाटा दिया हो कंबशन का, डाटा दिया हो बॉन्ड एनर्जी का, तभी फॉर्मूले लगाना, नहीं तो दिमाग लगाना। क्या बात है, आप सबने सही कहा, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। आपको बता दूं मैं, फॉर्मेशन एक बार आप सब बोलेंगे, फॉर्मेशन जनरली एक्सो होता है, पर एक्सो एंडो दोनों होता है। कंबशन ऑलवेज एक्सो होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज एक्सो होता है, हाइड्रोजनेशन भी एक्सो ही होता है। मतलब जब हाइड्रोजनेशन होगा, कभी हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होती है। इज दिस क्लियर? समझ गए? तो आप सबके सामने स्क्रीन पे एक सवाल, सबसे पहले सुन लो। हमसे क्या पूछा है? हाइड्रोजनेशन। हमें क्या दिया है? सर फॉर्मेशन का डाटा। अरे डाटा फॉर्मेशन का है तो फॉर्मूला लगाए कि दिमाग लगाए? सर फॉर्मूला। हाँ रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो एक बार रिएक्शन लिखो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर बताओ, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। डाटा दिया हो फॉर्मेशन का, डाटा दिया हो कंबशन का, डाटा दिया हो बॉन्ड एनर्जी का, तो फॉर्मूला लगाना, नहीं तो दिमाग लगाना। सबसे पहले जो पूछा है उसकी रिएक्शन लिखो, सबसे पहले जो पूछा है उसकी रिएक्शन लिखो और फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। बहुत अच्छे यार।
सबसे पहले रिएक्शन लिखो, लो लिख लिया। फॉर्मूला लगाया, दिमाग लगाए, सर डाटा फॉर्मेशन के दिया है, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला फॉर्मेशन का तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन का रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, किसका डाटा दिया है, फॉर्मेशन का, लो लिख लिया। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उसमें एक स्पीसीज है हाइड्रोजन, इसका डेल्टा एच कितना होगा, 0। सारी वैल्यू को पुट करो, आंसर आपके सामने है एंड द करेक्ट आंसर इज -33.6 किलो जूल, -33.6 किलो जूल। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। देखो डाटा किसका दिया है, सोचो पूछा क्या है। जो पूछा है सबसे पहले रिएक्शन लिखो, जो पूछा है सबसे पहले रिएक्शन लिखो, जो पूछा है सबसे पहले रिएक्शन लिखो। अच्छा सवाल है, ट्विस्टिंग सवाल है, मजा आएगा। अरे इसका आंसर सही है क्या, देखना जरा एक बार। इसका आंसर करेक्शन होगा मेरे हिसाब से। इसमें जो प्रिंट है वो आंसर करेक्शन होगा बेटा। C2H2 प्लस 2H2 से बनेगा C2H6, राइट। हाँ, ये पहले वाला सवाल में रिएक्शन बैलेंस नहीं है, देखिए जरा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना। तो जो डाटा रखोगे उसके हिसाब से रखोगे ना। तो अपने को दे रखा है C2H2 प्रोडक्ट, C2H6 कितना दे रखा है ये, और यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा। अरे हाइड्रोजन लिखा है, रताणु समझ में आया, हाइड्रोजन का तो 0 होगा। एक बच्चा डाउट पूछ रहा था, उसको जवाब दे रहा था। हाँ ओके ठीक है। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। जो हमसे पूछा है रिएक्शन लिख लो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो रिएक्शन लिख लेते हैं C2H4 प्लस H2 से बना C2H6। ये हमसे पूछा है, चलो देखते हैं डाटा किसका दिया है। कंबशन दिया है C2H6 का, कंबशन दिया है C2H4 का। यार ये पानी का फॉर्मेशन क्यों दे दिया, काश इसका भी दिया होता कंबशन तो मजा आता। पर पानी तो अपने काम का नहीं है यार। कुछ ट्विस्ट है इसमें, सोचते हैं। तो जब नहीं समझ में आए तो रिएक्शन लिखा करो। रिएक्शन अपने मन से नहीं लिखो, डेफिनेशन से लिखो। तो पानी के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो ना, तो पानी के फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगी, H2 प्लस हाफ O2 से बना H2, बोलो हाँ या ना। क्या इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये किसका फॉर्मेशन है, पानी का। अरे यार ये पानी का फॉर्मेशन है, ये हाइड्रोजन का कंबशन भी तो है। ये पानी का फॉर्मेशन है, ये हाइड्रोजन का कंबशन भी तो है। सवाल ने मजे ले लिए, सवाल ने आपको घुमा दिया। पानी का फॉर्मेशन का मतलब सवाल कहना चाह रहा है डेल्टा एचसी ऑफ हाइड्रोजन भी यही है। हेलो, बन तो पानी रहा, जल तो हाइड्रोजन रहा। हाइड्रोजन जलता है तभी तो पानी बनता है। मतलब इंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका गिवन है, हाइड्रोजन का। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका गिवन है, पानी का। अपने को चाहिए क्या, कंबशन। अब सवाल की शक्ल कुछ ऐसी हो गई, इसका भी कंबशन का डाटा दिया है, इसका भी कंबशन का डाटा दिया है, इसका भी कंबशन डाटा दिया है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन which is right now enthalpy of hydrogenation, enthalpy of reaction which is right now enthalpy of hydrogenation, that is delta H hydrogenation, is equal to delta H combustion of reactant minus delta H combustion of product। सारी वैल्यू को पुट करो, मुझे आंसर बताओ। हाँ आई एग्री, यहां आपके पास जो सवाल आ रहे हैं थोड़ा कैलकुलेशन वाले हैं, बट ये वो स्टैंडर्ड सवाल है जैसे हमारे मॉड्यूल में। आजकल जो पेपर का ट्रेंड है उसमें ऐसा सवाल नहीं आ रहा है, राइट। तो आप इतना कर लोगे तो वो सवाल तो आपके लिए किसी काम के नहीं है। लेकिन ये जो सवाल है इसमें कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं है, इतनी कैलकुलेशन चलती है। सारी वैल्यूज को पुट करें और आंसर बताएंगे सभी लोग। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो C2H4 दे रखा है -337.2, हाइड्रोजन दे रखा है कितना, -68.3, एंड देन माइनस माइनस प्लस दैट इज 363.7। कोई बताएगा कितना आता है सॉल्व करने पे, क्या बात है। एंड द करेक्ट आंसर इज 41.8। कितना आ रहा है बताओ यार। एंड द करेक्ट आंसर इज 41.8 किलो कैलोरी। आपके भरोसे हूं, कितना आंसर है,
एक सवाल में तो आपके भरोसे चल सकते हैं, एक सवाल में आपके भरोसे चल सकते हैं क्या? ऑलराइट, एंड द करेक्ट आंसर इज 41.8. 41.8 इज द करेक्ट आंसर. माइनस 41.8 किलो कैलोरी बेटा, किलो कैलोरी पर मोल. पर मोल लिखना, क्योंकि डेल्टा एच डिफाइन ही पर मोल होता है. डेल्टा एच डिफाइन ही पर मोल होता है. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, होमवर्क अटेम्प्ट करेंगे. अंकित यार सुनते नहीं हो बेटा, गलत बात है, मैं नहीं बताऊंगा. सुनोगे नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा. अंकित आपने सुना ही नहीं है. नहीं, आप फिर से रिकॉर्डेड लेक्चर दो, देखो, पूरी मेहनत करो. दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच. अंकित यहां फॉर्मेशन नहीं लिख रहे हैं, कंबस्शन लिख रहे हैं. फॉर्मेशन का डाटा 0 होता है, कंबस्शन 0 नहीं होता. हेलो. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच. होमवर्क प्लीज अटेम्प्ट.